3 साल मोदी सरकार, कैसे रहे पिछले 3 साल? क्या रही उपलब्धियां और क्या रही चुनौतियां? और आने वाले 2 साल कितने रहेंगे महत्वपूर्ण? क्या होंगे काम? इन तमाम बातों का हम जायजा ले रहे हैं और अपने इसी सफर में आज हम बात कर रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम जी से। बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन समाचार में आपका। जुएल जी, सबसे पहले यही कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और आदिवासी समुदाय जिसको लेकर विकास को लेकर काफ़ी चिंताएं रही हैं। कैसे रहे हैं पिछले 3 साल, क्या उपलब्धियां रहीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 साल का रहा है। आपका जनधन हो, उजाला हो, 12 रुपया का इंश्योरेंस हो, ये सब तो केंद्र सरकार का पूरा फ्लैगशिप है। लेकिन मेरा मंत्रालय का अगर योजना में बात करूं तो आपका फॉरेस्ट राइट हो, एकलव्य मॉडल स्कूल हो, आपका स्कॉलरशिप हो, ये सबको डिटेल में जाने का आवश्यक है। मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट का डिटेल में जाना चाहता हूं। हम 17 लाख जनजाति को फॉरेस्ट राइट्स का पट्टा दिया है। 5 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन उनको हम लोग आवंटित किया है। ये सब राज्य सरकार का माध्यम से हुआ है। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और इसके कारण ट्राइबल में बहुत बढ़िया एक मैसेज गया है। बिल्कुल, अगर हम देखें जो बजट आवंटन भी हुए हैं जनजातियों मंत्रालय और इसके अलावा जो अलग अलग मंत्रालय से संबंधित जो जनजातीय विकास की योजनाएं हैं, उसमें भी हम एक बढ़ा हुआ प्रतिशत देखते हैं। एक औसत प्रतिशत कहा जाता है 16% के आसपास। इस स्तर पे बजट आवंटन में और उसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो कैसा रहा है? ये बहुत अच्छा रहा। हम लोग 99.99% बजट हम लोग रिलीज कर चुके हैं। इस साल का जो बजट का एक नया प्रयोग जो हुआ है, इसके कारण 31 मार्च तक हमारा बजट पास हो गया। 1 अप्रैल से हम लोग बजट का रिलीज शुरू कर रहे हैं। हम इस महीना का अंत तक हम बगैर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का वेट करते हुए राज्य सरकार को 25% का बजट आवंटन हम लोग रिलीज कर देंगे। वो लोग काम काज शुरू कर देंगे। पहले आपका अक्टूबर महीना के बाद ही बजट रिलीज होता था। आज हम लोग मई महीना में बजट रिलीज कर रहे हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीना जो काम करने का सीजन होता है, इसमें काफ़ी काम हो जाएगा और बजट का भी काफ़ी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और इसमें ट्राइबल लोगों के लिए खासकर बहुत बड़ा इसमें लाभ होने वाला है। हम जानते हैं बहुत जोर रहा है सरकार का मुद्रा योजना को लेकर, स्टैंड अप योजनाओं को लेकर, और इसमें खासकर जो आदिवासी समुदाय है, जनजातीय समुदाय, उनको और खासकर युवाओं को लक्ष्य रखा गया था। इस लिहाज से कैसा रहा? तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि हर ब्रांच में से एक SC ST को कम से कम मुद्रा में उनको एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए, वो नौकरी के लिए आवेदन करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले वो बने। इस हिसाब से उनको खड़ा करने के लिए वो जो निर्देश दिया है, इसके कारण भी बहुत सारे ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स स्किल डेवलपमेंट के थ्रू में, इंक्यूबेशन सेंटर के MSME का थ्रू में हम लोग का आगे आ चुके हैं और इसमें भी बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं और काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। बिल्कुल। और स्किल इंडिया को लेकर किस तरह के इनिशिएटिव रहे हैं जनजातीय समुदाय? स्किल इंडिया हमारा मंत्रालय का पहले का ही योजना था, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। लेकिन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनने के बाद, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनने के बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 163 जो ट्राइबल बहुल जिला है उसमें कम से कम एक सेंटर बने, मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बने, और उसमें 75% प्लेसमेंट का हम गारंटी के साथ IPO इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसको हम लोग को अपॉइंटमेंट करने के लिए निर्देश दिया है और इसमें भी सफल हुआ है। एक जो स्वरोजगार है उसकी तरफ रुख करने के लिए आदिवासी समुदाय, उनके युवाओं को उस तरफ ले जाने के लिए वन जीवन की एक कोशिश शुरू हुई थी। UNDP के सहयोग से राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की बात थी। इस स्तर पे कितना काम हुआ? नहीं, इसमें भी हम लोग एग्रीमेंट कर चुके हैं और ये कौन कौन सा काम किस एरिया में हम लोग को ज़्यादा आवश्यक है। आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, आपका नर्सिंग का हो, प्राइवेट नर्सिंग का हो, इसके बारे में भी करके हम इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
और ख़ासकर ये बात कही जा रही थी कि केंद्र सरकार की नौकरियों में आदिवासियों के साथ और तमाम तरह के जो ज़मीनों के पट्टे, और इसकी बात आपने कही। देखा जाए तो वन अधिकार कानून, अगर अलग से मैं इस पे सवाल करूं, इस पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रही है। क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से पिछली सरकारें उतना नहीं कर पा रही थी? अब आपने क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई या कैसे ये बदलाव हुआ? देखिए, इसमें एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया। हमने उसको रिव्यू किया है और उसको थोड़ा लिबरलाइज व्यू लेने के लिए हम लोग बताया है। इसके कारण काफ़ी लोगों को इसमें वन अधिकार मिला है। कम्युनिटी राइट, जो कम्युनिटी राइट सामूहिक उनको अधिकार मिलना चाहिए, उसमें भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। हमारा सरकार आने के बाद 3 साल में हम लोग कम्युनिटी राइट में भी काफ़ी सफलता हम लोग को मिला हुआ है। जब विमुद्रीकरण की पूरी प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय कहा गया आदिवासी समुदाय और उनसे संबंधित बातें उठी। कुछ दिनों पहले जब साहिबगंज में, झारखंड में थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि कई आदिवासी महिलाएं उनके पास आई। उन्होंने बताया कि कैसे स्मार्टफोन चलाया जाता है, कैसे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दौरान कैसा अनुभव रहा? आदिवासी समुदाय ने कैसे लिया, कैसी प्रतिक्रिया मिली आपको? देखिए, एक तो जनजाति में, आदिवासी में 500,000 रुपया का प्रचलन या उनको मिलना, उसको रखना, ये बहुत ही रेयर होता है। लेकिन जो भी था, सरकार का निर्णय के कारण इनको थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन वो बड़ा खुश हैं। आज आम लोग जो 100 रुपया 50 रुपया इस्तेमाल करने वाले और जो 500,000 इस्तेमाल करने वाले, सब लोग एक लाइन में खड़ा है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म में आ गए। ये उनके लिए बहुत बड़ा संतोष का चीज़ है और इसके लिए वो लोग बड़ा खुश हैं। मणिपुर को लेकर खासकर कोशिशें मंत्रालय की रही हैं, वहाँ पे महिलाओं से संबंधित योजनाएं हो। इसके अलावा कहा जा रहा है कि केंद्र ने अब तक अलग से फंड भी रिलीज़ किए हैं वहाँ पे अलग अलग काम को शुरू करने के लिए। इसके बारे में जो उत्तर पूर्व में कोशिशें हैं जनजातीय समुदाय के लिए, उसके बारे में हमें बताएं। नहीं, उत्तर पूर्व आपका 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का मिक्स एरिया है। 6th शेड्यूल में हम लोग जो पैसा देते हैं वो राज्य सरकार को देते हैं। राज्य सरकार उसको डायरेक्ट उनका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। विधायक लोगों का प्रेशर में, वहाँ का सरकार का प्रेशर में, ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। 5th शेड्यूल का भी पैसा अच्छा जैसा यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसमें नहीं है। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल 6th शेड्यूल सबसे बड़ा ताकतवर ट्राइबल का एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन देखा गया है उसमें इतना सफलता नहीं मिला है। हम मणिपुर का प्रयोग किए हैं। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, उनको ऑटोनॉमी दिया जाए और उनका अपना कल्चरल आइडेंटिटी, कस्टमरी लॉ, ये सिस्टम इसको बरकरार रखने के लिए, और उसमें नया सरकार जो आया है उसमें कोशिश कर रहा है। एक योजना, बड़ी योजना थी मंत्रालय की, वन बंधु कल्याण योजना। प्रधानमंत्री ने खुद इसको लेकर कई बार बातें की हैं। किस तरह से ये चल रहा है, क्या उपलब्धियां इसकी रही हैं? दुर्भाग्य से वन बंधु कल्याण योजना का हम लोग जो इंटीग्रेटेड अप्रोच या होलिस्टिक अप्रोच, हम 10 ब्लॉक में 10 प्रदेश में हमने 10-10 करोड़ रुपया करके 100 करोड़ रुपया दिया। राज्य सरकार ने उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया, उसमें ज़्यादा दिलचस्प नहीं दिखाया, तो इसके कारण वो योजना में थोड़ा सा कम आया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं फिर राज्य सरकार को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, और उस योजना को फिर से लागू करके उसमें से सफलता पाएँ, इसके लिए कोशिश करें। जो वन बंधु कल्याण योजना कहा जा रहा है कि इसके तहत ऐसे इलाके भी हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, ये कितनी बड़ी समस्या आपको? ये सही बात है। ये जो 10 ब्लॉक आपने चुने थे, ये सभी 10 ब्लॉक पूरा नक्सल के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित है। तो इसलिए ये भी एक कारण है जिसमें राज्य सरकार खर्च करने में, वहाँ जाके काम करने में वो हिचकिचा रहा है। एक कोशिश हुई थी खासकर जो खनन के इलाके हैं उसमें ज़िला खनन फाउंडेशन बनाने की, और उसकी कोशिशें हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के कारण बहुत पैसा डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है। मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, उसको बहुत पैसा उसको मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से
उसका जो ट्रस्ट बना, उसका जो वर्किंग फॉर्मूला बना, उसमें भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का ये प्रयोग को वो रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे विरोधी सरकार है उसमें इतना रुचि नहीं दिखा रहा है। हमारा जो बीजेपी का सरकार है वो लोग तो इसका भरपूर लाभ उठा रहा है, लेकिन हमारा जो विरोधी सरकार है इसमें केंद्र सरकार का नाम हो जाएगा, इस राजनीति के कारण वो लोग उसमें से काम करने में हिचकिचा रहा है। बिल्कुल। एक बात और है कि जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय हैं खासकर, वहाँ नक्सलवाद भी है, खनन का क्षेत्र भी वहीं पे है, लेकिन पिछले हमने कुछ सालों में देखा है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे उड़ीसा हो, जो नक्सलवादी हैं उन्होंने बड़े पैमाने पे आत्मसमर्पण के मुख्य धारा में आने की कोशिश की है। इसका कितना फ़र्क पड़ा है और कितना इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़र्क आप देखिए, एक तो ट्रैवल मंत्रालय गठन कर देना उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। प्रोएक्टिव होके हमारा सरकार ने जो अटल बिहारी वाजपेयी का समय में काम किया, अभी नरेंद्र मोदी का समय में हम लोग काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक कंसोलेशन, उनके लिए एक बहुत आश्वस्त का बात है। लेकिन फिर भी एक भड़काव का जो वातावरण है अभी भी है, लेफ्ट विंग का जो भड़काव का स्थिति अभी भी बना हुआ है, इसमें से उभरने के लिए समय लगेगा। लेकिन काफ़ी लोग वो समझ गए हैं कि भारत का संविधान का दायरे में, उसका विधि व्यवस्था के दायरे में ही हमको आगे बढ़ना है। इस देश का मिलिट्री को, इस देश का पैरामिलिट्री को, इस देश का पुलिस को, इस देश का प्रशासन में हमको प्रोएक्टिव भाग लेना है, ये उनको समझ में आ गया है। लेकिन नक्सल का प्रभाव के कारण और उनका दबाव के कारण कुछ समय लगेगा, लेकिन वो लोग आ जाएंगे। बिल्कुल। और आप जब आदिवासी मंत्रालय बना था, पहले मंत्री भी उसके थे, और एक बात जो लगातार कहा जा रहा है इसके बारे में, और ये सरकार भी कह रही है कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ मिनिमम डिस्टर्बेंस और मैक्सिमम बेनिफिट होगा। इसका क्या मतलब है और कितना ये उतरा है ज़मीन पर? ये इसका मतलब है कि लोग जो चाहते हैं उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार करेंगे, हम उसमें कोई बाधा नहीं देंगे। कोई बाधा बंधन नहीं है, अर्थ का कोई उसके कमी नहीं है। लेकिन देश विरोधी गतिविधि में भाग ना लें, यही एक अनुरोध है। उसके साथ हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई पुलिस फोर्स का इंटरवेंशन नहीं है, कोई मिलिट्री फोर्स का या पैरामिलिट्री फोर्स का इंटरवेंशन नहीं है। लोग भारत के संविधान को माने, उसका व्यवस्था के रूप में वो आए, काम करें, और ये देश विभाजनकारी इस तत्व के साथ ना दें, यही भारत सरकार का उसमें अनुरोध है। बिल्कुल। और यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खासकर इस पे बात करेंगे कि अब सरकार के सामने महज 2 साल हैं, और इन 2 सालों में किस तरह की चुनौतियाँ होंगी, क्या लक्ष्य होंगे सरकार के, इस पे बात करेंगे। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। जीएसटी सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। जीएसटी एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। जीएसटी
बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। जीएसटी एक गेम चेंजिंग पहल। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए जरूरी सलाह। परदेश में नौकरी पाने के लिए केवल विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से ही जाएं। फर्जी एजेंटों के जरिए न जाएं, वरना आप फंस सकते हैं। जाते समय किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी पैकेट लेकर ना जाएं, आप फंस सकते हैं। जिस काम के लिए जा रहे हैं उसका थोड़ा प्रशिक्षण अवश्य लेकर जाएं। परदेश में नौकरी पाओ तो सुरक्षित जाओ, प्रशिक्षित जाओ। विदेश पहुंचते ही भारतीय दूतावास से संपर्क करें। परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। विदेश मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। शिल्पा दीदी, वो किट्टी वाली रीमा आंटी। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शिल्पा? शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी? दरअसल आपकी बालकनी से कुछ गिर गया है। क्या क्लिप? नहीं तो बिट्टू की बॉल होगी। आपके घर का कूड़ा गिर गया है जो आप रोज गिराती हैं। कहो तो वापस भिजवा दूं? क्योंकि किट्टी वाली आंटीज क्या कहेंगी कि रीमा जी का घर और चेहरा तो चकाचक, बट सोसाइटी व्हाट अ शेम। अब तय कर लो, आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा। तो अपनी इज्जत का कचरा होने से रोकें और इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि गीला कचरा केवल हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा केवल नीले डस्टबिन में ही डालेंगे। नहीं तो शिल्पा जी आपको भी कॉल कर सकती हैं। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज हम बातचीत कर रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम जी से। जुएल जी, एक बात जिस पे एक लंबे समय से चर्चा रही थी वो है खासकर जो ड्रॉप आउट रेट हैं आदिवासी बच्चों के स्कूलों के, उसकी समस्या रही थी। और मंत्रालय ने कई बार ऐसा देखने में आया कि अपने आधा से ज़्यादा बजट इस मुद्दे को लेकर खर्च किया है। कितना इसमें सुधार हो पाया है? कितना ये मामला अच्छा हुआ, बेहतर हुआ? इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। एक तो हम लोग रेसिडेंशियल स्कूल और उनको मिड डे मील, इसमें केंद्र सरकार से जो सहायता दिया है, इसके कारण उनको एक भोजन, पौष्टिक भोजन उनको मिल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसमें कुछ सरकार इसमें थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एक सफल कार्यक्रम है। दूसरा जो है साइकिल देना उनका आवागमन के लिए, क्योंकि ट्राइबल एरिया में एक स्कूल जो है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का दूरी में है और बाकी आने जाने का साधन है नहीं, केवल पैदल में ही आना जाना कर सकते हैं। तो उसके कारण साइकिल देने के कारण भी ये एक सुविधा हुआ है। तीसरा जो है, हम लोग कम्युनिकेशन जो में इम्प्रूव किया है। आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आर्टिकल 275(1) में हम पैसा दिया, ये सब हमने किया है। इसके कारण आज के दिन में ड्रॉप आउट रेट में काफ़ी परिवर्तन आया है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आ रहे हैं। पढ़ाई में रुचि तो पहले से भी है, अभी भी रुचि ले रहे हैं। और आधुनिक ज्ञान के कारण, आधुनिक संसाधन के कारण, आपका डिजिटल इंडिया के कारण इसमें भी उनको लाभ मिल रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं। एक आंकड़ा कहता है सर कि करीब 10% ही अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो पक्के सीमेंटदार मकानों में रहते हैं। और हम जानते हैं कि 2022 तक सबको घर देने की योजना है और उस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है। तो इस लिहाज से कहाँ लक्ष्य है और किस तरह से इसको देख रहे हैं? न, लक्ष्य तो बहुत बढ़िया है। हम उसको प्राप्ति करने के लिए भी राज्य सरकार को हम प्रभावित करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार का राशि आवंटित कर देने से मात्र नहीं होगा। ये राज्य सरकार और उसमें लाभार्थी, पॉलिटिकल यूनिट और बाकी स्टेक होल्डर, इसमें सबको लागना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री इसलिए बोल रहे हैं कि हम तो एक कदम बढ़ सकते हैं एज ए गवर्नमेंट, लेकिन 125 कदम देश को बढ़ाना है, सभी लोगों की इसमें सहभागिता करना है, इसमें साथ देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जन भागीदारी
इसमें इम्पोर्टेंट है। जन भागीदारी होगा, आप एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही सेंसिटिव होगा, तो इसमें हम लोग निश्चित रूप में इसका हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बात जो बार बार कही जाती है कि खासकर जो 80% आदिवासी जनजाति लोग हैं वो खेती पे निर्भर हैं किसी ना किसी तरह से, और हम जानते हैं खेती को लेकर कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं। इसको लेकर कितना फ़र्क आया है? नहीं, खेती तो में है, खेती में रहना चाहिए। खेती एक लाभदायक व्यवसाय या एक प्रोफेशन था, लेकिन आज का दिन में खेती लाभदायक प्रोफेशन नहीं है, इसलिए कि इनका जो उपज है उसका प्रॉपर मार्केट नहीं है, इसका जो खपत नहीं है, इसका जो प्रोसेसिंग नहीं है, इसका संरक्षण नहीं है। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग में भी भारत सरकार बहुत सारा ध्यान दे रहा है। सिंचाई का व्यवस्था, प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए भी ध्यान दे रहा है, और इसके साथ इसका विपणन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको मिले और इसका मार्केटिंग व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए भारत सरकार का हमारा मंत्रालय भी ट्राइफेड का जरिए हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं। ये धीरे धीरे सप्लाई नेटवर्क, आपका सप्लाई चेन और इसकी मार्केटिंग, इसका धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये अगर पक्का हो जाएगा, आज का दिन में आपका कृषि मंडी को नेटवर्क में हम लोग कनेक्ट कर लिया है, किसान कॉल सेंटर को नेटवर्क में कनेक्ट कर लिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम लोग इंटरनेट में, आपका मोबाइल टेलीफोन के जरिए हम लोग उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसलिए लोगों को ये पता चल रहा है कि हमारा जो उपज है इसका क्या कीमत है, यहाँ का क्या कीमत है, बाहर में क्या कीमत है। तो इसलिए वो बार्गेनिंग करने में भी थोड़ा सफल है और उसमें से भी उसको कुछ प्राइस मिल रहा है। जिस तरह से मंत्रालय भी कोशिश क्या इस पे कर रहा था कि परंपरागत खेती के अलावा पोल्ट्री है या मछली पालन है, हॉर्टिकल्चर है, इसमें भी कुछ काम आगे बढ़े ताकि एक विविधता हो, इसको लेकर कितना काम हो पाए? नहीं, इसके लेकर भी काम हो रहा है, इसके लिए भी काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन इसमें आपका एक ट्रेनिंग चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग परंपरागत खेती में हम लोग को आदी हैं, उसमें हम लोग अभ्यस्त हैं। तो इसलिए ये जो नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो तरीके से इसको खेती करना है, इसके लिए हमको मोटिवेशन चाहिए। उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र और बाकी सारे इसमें काम कर रहे हैं, और हमारा मंत्रालय भी बीच बीच में किसानों को आपका बाकी स्टेट में जाके दौरा करके इसको देख के आएँ और उसमें से वो कुछ सीख के आएँ, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। एक लक्ष्य और निर्धारित किया था मंत्रालय ने कि जो भी खनन वाले इलाके हैं जहां आदिवासी ज़्यादातर रहते हैं वहां पे न्यूनतम विस्थापन हो, इसको लेकर किस तरह के परिणाम रहे? यस, इसमें हम लोग सरकार बहुत सख्त है कि नो डिस्प्लेसमेंट हो या जीरो डिस्प्लेसमेंट में प्रोजेक्ट आए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं निर्देश दे चुके हैं, कहीं भी कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, ग्राम सभा का अनुमति, उनका सहमति, उनका बिना इजाज़त के बिना कोई भी छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट या मीडियम प्रोजेक्ट ना आए, इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके लिए ये सरकार कटिबद्ध है और उसके लिए हम लोग कमिटेड है और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अब सर सामने 2 साल हैं, किस तरह के लक्ष्य सरकार ने अब 2 साल के लिए निर्धारित किए हैं? नहीं, 2 साल में हमने जो बताया, हम हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, ड्रॉप आउट रेट हो, एजुकेशन का लिटरेसी रेट हो, सिंचाई का व्यवस्था हो, आपका स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्था हो, इसमें उन्नति आए। उसके साथ हम कुछ नया योजना स्पोर्ट्स में, कल्चर में, अपना डायलेक्ट में करे, कुछ कल्चरल एक्टिविटी को करे, इसके लिए हम लोग नया सिरे से स्कीम लॉन्च करके उनको उसमें शामिल करके उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक विकास के लिए हम जानते हैं कि आरक्षण जो अनुसूचित जनजाति उनको मिला हुआ और कई क्षेत्रों में उन्होंने इसका लाभ भी उठाया है, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निजी क्षेत्र भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अब कैसे मंत्रालय देख रहा है, कैसे उत्साहित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए? ये सांसद में, विधायक में, बाकी बहुत सारे स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ का डिमांड है, लेकिन भारत सरकार में ऐसा कोई अभी तक ठोस निर्णय नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट
केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले सकता है, इसमें बाकी पार्टी का भी और बाकी स्टेक होल्डर का भी है, उसमें से बातचीत करके इसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण होना है नहीं होना है, कितना तक होना है, कैसे होना है, इसके बारे में निर्णय करना आवश्यक है। ये पेंडिंग है, लेकिन ये डिस्कशन में है, ये विचाराधीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक सर, अब ये जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो तमाम तरह की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार जितना कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो राज्य सरकार किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, कितना उसमें शामिल हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं प्रधानमंत्री एक टीम इंडिया की बात करते हैं, सबको साथ लेने की बात करते हैं, राज्य सरकारों की सहभागिता की बात करते हैं। तो कैसे आगे आप देख रहे हैं, ये जो एक बाधा है राज्य सरकार का सही तरह से रिस्पॉन्ड करना, कैसे इसको हल किया जाएगा? बहुत सारे राज्य सरकार पॉलिटिकल बैरियर से ऊपर उठ गए हैं। वो सही मायने में अभी जनजाति का, गरीब लोगों का, गांव का विकास करना ही उचित है, और ये करने से ही उनको लाभ मिलने वाला है। पॉलिटिकल लाभ, बाकी सबका लाभ, ये महसूस करना चालू किया है। तो इसलिए हमारा जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, हमारा साथ पॉलिटिकली सहमत नहीं है, वो लोग भी इस बात में आज मानने के लिए, एकत्रित होने के लिए या उसमें आने के लिए एक टाइप का सोचने लगे हैं, और ये मेरे ख्याल से ये अच्छा परिणाम देने वाला है। बिल्कुल, तो बदलाव की शुरुआत हो गई है और 3 साल उपलब्धियों की गाथा रही है, और कई क्षेत्र भी हैं जो आने वाले वक्त में जिस पे काम होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वेलराम जी, हमसे बातचीत करने के लिए, उन तमाम मंत्रालय का ब्यौरा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।